नमस्कार दोस्तों, यूजे पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सरकारी शिक्षक बनने का मौका पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी विषय में वाच्य तथा उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है हिंदी में। दोस्तों, हम लोग वाच्य को पहचानने का रामबाण व अचूक तरीका की बात करेंगे इसमें, जिससे हम लोग वाक्य को देखकर तुरंत पहचान लें इसमें कौन सा वाच्य है। तो दोस्तों, हम लोग आइए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग वाच्य के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक ये वीडियो होने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं वाच्य के बारे में। तो वाच्य की शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं हम लोग। तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। बोलने का विषय वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है। इसकी परिभाषा की बात करते हैं दोस्तों। इसकी परिभाषा होती है वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं। वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे कर्ता कर्म और भाव के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है। क्रिया में परिवर्तन होता है। वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे कर्ता कर्म और भाव के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है दोस्तों। तो ये हुई वाच्य की परिभाषा दोस्तों। इसको याद कर लेंगे, समझ लेंगे क्या है। आइए दोस्तों, बात करेंगे इनकी भेद के बारे में। इनके कितने भेद होते हैं? तो इनके मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होगी, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होगी और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होगी दोस्तों। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, हमारे ये 3 इसके भेद होते हैं दोस्तों। हम लोग अगर उत्पत्ति के आधार पर इसके प्रकारों की बात करते हैं, उत्पत्ति के आधार पर इसके 2 ही प्रकार होते हैं। कौन कौन से? कर्तवाच्य और अकर्तवाच्य। कर्तवाच्य और अकर्तवाच्य, इन दोनों में 2 उसके प्रकार होते हैं उत्पत्ति के आधार की बात करें तो। अब अकर्तवाच्य के हमारे 2 प्रकार होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब यही हमारे 3 भेद मान लिए जाते हैं। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य हमारे 3 प्रकार से मान लिए जाते हैं। तो दोस्तों, अब इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ेंगे और इन्हीं से क्वेश्चन आया करते हैं हमारे एग्जाम में। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कर्तवाच्य के बारे में पढ़ेंगे। कौन से? कर्तवाच्य के बारे में। तो कर्तवाच्य कहता है जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार लगी हो। जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार लगी हो। किसके अनुसार दोस्तों? कर्ता के अनुसार लगी हो, मतलब कर्ता की प्रधानता हो जिस वाक्य में, वो हमारा कर्तवाच्य होता है। अगर इसको दूसरी तरह से समझें तो क्रिया का मुख्य बिंदु कर्ता हो। क्रिया का मुख्य बिंदु कर्ता हो और कर्म हमारा गौड़ हो। कर्म हमारा द्वितीयक यानी गौड़ हो और कर्ता के आधार पर बदल जाना ही कर्तवाच्य कहलाता है। कर्ता के आधार पर ही क्रिया का बदल जाना कर्तवाच्य कहलाता है। क्रिया अगर कर्ता के अनुसार बदल जाती है तो हमारी वो कर्तवाच्य होगा। इतना याद रखेंगे दोस्तों, यानी कर्ता की इसमें प्रधानता होती है। ये मुख्य रूप इसका याद रखेंगे। मुख्य बात कि क्रिया कर्ता की प्रधानता हो, कर्ता के अनुसार ही वहाँ पर क्रिया परिवर्तित होती है। ये होता है कर्तवाच्य की परिभाषा दोस्तों। इसके उदाहरण देख लेते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है दोस्तों, इसमें राम है, कर्ता है, इसी के अनुसार पर यहाँ पर हमारा क्रिया पढ़ता लगी है। पढ़ता लगी हो। राधा आ गई, हमारी स्त्रीलिंग आ गई, तो उसी के आधार पर हमारी पढ़ती हो जाएगी दोस्तों। राधा पुस्तक पढ़ती है। अब इससे हमें पता चलता है कि क्रिया हमारी किसके अनुसार लगी है? कर्ता के अनुसार। कर्ता क्या है? राम और राधा, तो उन्हीं के अनुसार हमारी क्रिया लगी हुई है। पढ़ता यहाँ स्त्री पुल्लिंग के अनुसार पढ़ता लगी है, यहाँ पर स्त्रीलिंग हमारी करता है, तो यहाँ पर पढ़ती हुई हमारी स्त्रीलिंग क्रिया भी लग गई है। तो इसी प्रकार सीता रोटी खाती है। सीता रोटी खाती है, ये हमारा हो गया। और फिर कहता है सीता आम खाती है। सीता रोटी खाती है और सीता आम खाती है। चाहे रोटी खाए चाहे आम खाए, हमारा अगर कर्ता सेम है तो हमारा क्रिया भी वही स्त्रीलिंग के अनुसार लगी है, तो स्त्रीलिंग के अनुसार भी क्रिया लगेगी। तो ये हुआ कर्ता के आधार पर क्रिया का चेंजमेंट यानी परिवर्तन। तो यही हमारा कर्तवाच्य होता है दोस्तों। और एक चीज़ याद रखेंगे, इसके विशेष बिंदु है कर्तवाच्य में क्रिया अकर्मक सकर्मक दोनों हो सकती है। कर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी हो सकती है दोस्तों। ये याद रखेंगे कर्तवाच्य में। अब आगे आते हैं दोस्तों, कर्तवाच्य ये हुआ। अब आगे हम लोग कर्मवाच्य को पढ़ेंगे। कर्मवाच्य कहता है जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार लगी हो।
किसके अनुसार दोस्तों? कर्म के अनुसार लगी हो, यानी कर्म की प्रधानता हो जिस वाक्य में, वो हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा, वो हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा। इसको अलग तरीके से समझे दोस्तों, तो कहता है क्रिया का मुख्य बिंदु कर्म हो। क्या हो? मुख्य बिंदु कर्म हो। वहाँ पे कर्तवाच्य में मुख्य बिंदु कर्म हो, कर्ता होता था और गौड़ होता था कर्म, और यहाँ पे कर्मवाच्य है इसलिए यहाँ पे मुख्य बिंदु हमारा कर्म होगा और गौड़ होगा कर्ता, कर्ता होगा गौड़। और क्रिया कर्म के आधार पर बदल जाना ही कर्मवाच्य कहलाता है, और क्रिया का कर्म के आधार पर बदल जाना ही कर्मवाच्य कहलाता है। मतलब कर्म के आधार पर अगर क्रिया चेंजमेंट हो रही या परिवर्तित हो रही है तो हमारा वो कर्मवाच्य है, यानी कर्म की प्रधानता है। तो ये हुआ कर्मवाच्य की परिभाषा दोस्तों। इसको उदाहरण में समझते हैं। कहता है श्याम से पत्र पढ़ा नहीं जाता, श्याम से पत्र पढ़ा नहीं जाता। अब देखिए दोस्तों, हम लोग कर्म कर्ता, ये कर्मवाच्य है, तो हम लोग इसमें कर्ता को चेंज करके देखते हैं कि हमारी क्रिया चेंज होती है कि नहीं। श्याम से पत्र पढ़ा नहीं जाता, और उसी जगह अगर हम स्त्रीलिंग लेंगे कर्ता को, सीता से पत्र पढ़ा नहीं जाता। दोस्तों देखिए, क्रिया में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ हमारा, क्योंकि कर्म हमारा समान है, पत्र कर्म है दोनों का समान है, इसलिए हमारी क्रिया भी वही रही है, पढ़ा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता। और यहाँ पर कर्ता चूंकि चेंज हुआ है फिर भी वहाँ पर नहीं हुआ, इसलिए हमारा ये कर्मवाच्य है, कर्म के आधार पर क्रिया लगी हुई है। अगर इसी तरह हम लोग कर्ता को चेंज वही कर दें और कर्म को चेंज कर दें तो क्रिया में क्या फर्क पड़ रहा है ये देखते हैं दोस्तों। तो श्याम से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती, पहले पत्र था हमारा, पत्र पुल्लिंग था तो उसी के अनुसार क्रिया लगी थी, पढ़ा पुल्लिंग की क्रिया लगी थी। और यहाँ पर पुस्तक आ गई हमारी स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पे स्त्रीलिंग की क्रिया लगी हुई है। कौन सी दोस्तों? स्त्रीलिंग की। पुस्तक से पढ़ी और पत्र से पढ़ा, तो यहाँ कर्म के आधार पर क्रिया लगी हुई है पे, इसलिए ये वाक्य हमारे कर्म वाच्य हैं दोस्तों। कौन से हैं? कर्मवाच्य। अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं। खाना खाया नहीं जाता, पुस्तक पढ़ी नहीं जाती। पुस्तक स्त्रीलिंग, ये हमारा कर्म है, ये भी हमारा कर्म है, इन्हीं के अनुसार क्रिया लगी हुई है दोस्तों, तो ये हमारे कर्मवाच्य हो जाएंगे दोनों भी। अब ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका इस विशेष बिंदु इसका भी एक है, कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक होती है हमेशा। कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक होगी दोस्तों। सकर्मक क्रिया के बारे में हमने पता किया था, जिसमें कर्म के साथ हो वाक्य वही सकर्मक होता है, तो वही सकर्मक होगा। सकर्मक क्रिया होगी तभी तो हम लोग इसमें कर्मवाच्य ढूंढ पाएंगे दोस्तों, कर्म को ढूंढ पाएंगे। कर्म होना ही सकर्मक होता है, तो कर्म अगर नहीं होगा तो हमारा कर्मवाच्य ही नहीं होगा दोस्तों, कर्म वाच्य ही नहीं होगा, इसलिए ये सकर्मक होना इसका जरूरी है। कर्मवाच्य में क्रिया का सकर्मक होना जरूरी है दोस्तों, याद रखेंगे। कर्तवाच्य में सकर्मक भी हो सकता है और अकर्मक भी हो सकता है। सकर्मक अकर्मक की पहचान हमने पहले बता रखी दोस्तों। क्रिया से प्रश्न करते हैं क्या, किसे, किसको, अगर उसका उत्तर मिल जाता है तो हमारा वो सकर्मक हो जाती, नहीं मिलता तो अकर्मक हो जाती है। हम बता चुके हैं दोस्तों पिछले वीडियो में आपको। तो आइए दोस्तों हम आगे आते हैं, भाववाच्य को देखेंगे। भाववाच्य, तो भाववाच्य में कहता है जिस वाक्य में क्रिया कर्ता और कर्म को छोड़कर, कर्ता और कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार लगी होती है। जिस वाक्य में क्रिया कर्ता और कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार लगी हो, भाववाच्य होता है। दूसरी तरह इसको समझें, जहाँ पर अकर्मक क्रिया के साथ भाव की प्रधानता हो, भाववाच्य कहलाता है। भाव की प्रधानता हो वहाँ भाववाच्य होगा दोस्तों, भाववाच्य होगा। इसको उदाहरण से ही समझते हैं दोस्तों, कि राम से चला नहीं जाता, राम से चला नहीं जाता, यहाँ पर कर्म तो है नहीं दोस्तों, तो राम से चला नहीं जाता ये भाव के अनुसार है, भाव के अनुसार क्रिया लगी हुई है, जाता, तो ये हमारा भाववाचक हो जाएगा। सीता से बाजार जाया नहीं जाता, तो यहाँ भी भाववाच्य हो जाएगा। उससे खाना खाया नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता, उससे बैठा नहीं जाता, ये सब हमारे भाववाच्य हो जाएंगे दोस्तों, ये सब हमारे भाववाच्य हो जाएंगे। इसमें ना तो कर्म कर्ता के अनुसार क्रिया लगी हुई है, ना कर्म के अनुसार क्रिया लगी हुई है, ये भाव के अनुसार यहाँ पर क्रिया लगी हुई, इसलिए ये भाववाच्य हो जाएंगे दोस्तों। बस इतना याद रखेंगे, कर्म में
कर्म के अनुसार लगी, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार कर्म की प्रधानता होगी, कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होगी, कर्ता के अनुसार क्रिया परिवर्तित होगा, और भाववाच्य में भाव के अनुसार क्रिया परिवर्तित हो जाएगी दोस्तों। तो ये तो रहे परिभाषा के अनुसार दोस्तों, बेसिक कॉन्सेप्ट के अनुसार। अब हम लोग एक रामबाण तरीका समझेंगे दोस्तों। ये सब आप भूल भी गए तो इस तरीकों को याद रखेंगे। ये सबसे अचूक और सबसे आसान तरीका है दोस्तों। इसको अगर याद कर लिया तो कोई भी क्वेश्चन इससे संबंधित गलत हो ही नहीं सकता दोस्तों। तो इसको देखते हैं हम लोग कि सबसे पहला रूल देखते हैं इसका, जो कहता है जब कर्ता के बाद कोई वाचक चिन्ह ना लगा हो तो कर्तवाच्य होगा। कोई वाचक चिन्ह ना लगा हो तो वो कर्तवाच्य होगा। कर्ता के बाद दोस्तों ध्यान रखेंगे वाचक चिन्ह ना लगा हो, जैसे से, के, द्वारा, को, ये सब ना लगा हो तो हमारा वहाँ पे कर्तवाच्य होगा, कर्तवाच्य होगा। कर्ता के बाद ये सब ध्यान रखेंगे कि वाचक चिन्ह ना हो। तो सीधी बात है, श्याम खाना खाता है और सीता गाना गाती है। श्याम खाना खाता है, सीता गाना गाती है। ये हमारे इसमें कर्ता देखिए श्याम है और सीता है और श्याम है। श्याम के बाद कोई भी हमारा वाचक चिन्ह नहीं लगा, से, के, द्वारा और को, ये सब कोई वाचक चिन्ह नहीं लगा है तो हमारा सीधे कर्तवाच्य हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे कर्ता के बाद अगर कोई वाचक चिन्ह नहीं लगा है, सीधे कर्म है या क्रिया है तो हमारा क्या आ जाएगा, या अन्य वाक्य हैं, अन्य शब्द हैं तो हमारा सीधा कर्तवाच्य हो जाएगा। कर्ता बस देख लेंगे, कर्ता के बाद हमारा वाचक चिन्ह नहीं है तो सीधे वो कर्तवाच्य हो जाएगा। इतनी सी याद रखनी है कर्तवाच्य में। अब आगे आते हैं कर्मवाच्य को इसी तरह समझते हैं। तो कर्मवाच्य में कहता है दोस्तों कि जब कर्ता के बाद वाचक चिन्ह लगा हो कर्मवाच्य कहलाता है। अगर कर्ता के बाद वाचक चिन्ह लग गया दोस्तों, अगर कर्ता के बाद वाचक चिन्ह लग गया दोस्तों तो हमारा कर्तवाच्य कर्मवाच्य कहलाता है। और दोस्तों इसमें याद रखेंगे जब ये वाचक चिन्ह लगेगा तो हमारा वो सकर्मक क्रिया होगी, वो सकर्मक क्रिया होनी चाहिए दोस्तों, सकर्मक क्रिया हो। सिर्फ कर्ता के बाद लगा हो दोस्तों, कर्ता के बाद वाचक चिन्ह लगा हो तो कर्मवाच्य होगा। तो यहाँ पर देखते हो दोस्तों उदाहरण, श्याम से पत्र पढ़ा नहीं जाता है। अब श्याम के बाद देखिए वाचक चिन्ह लगा है दोस्तों, कौन सा, से। श्याम से वाचक चिन्ह लग गया तो हमारा सीधे ये कर्मवाच्य हो जाएगा। अब यहाँ सीता से यहाँ पे भी लगा है, सीता के बाद यानी कर्ता के बाद वाचक चिन्ह लगा है तो हमारे दोनों वाक्य कर्मवाच्य हो जाएंगे दोस्तों। कौन से, कर्मवाच्य हो जाएंगे दोस्तों। याद ये रखेंगे कि इसमें कर्म होना चाहिए, जरूर कर्म होना चाहिए। पत्र कर्म है, किताब कर्म है, तो ये हमारे क्या हैं, कर्म को कैसे पता करते हैं दोस्तों, कर्म को कैसे पता करते हैं कि सकर्मक है या कर्मक, तो क्या किसे किसको का प्रश्न करते हैं। क्या नहीं पढ़ा जाता, पत्र नहीं पढ़ा जाता। किसे, पत्र को, किसको, पत्र को। ये सब उससे उत्तर मिल रहा है तो हमको ये हमारे सकर्मक हैं, इसलिए यहाँ कर्म मिल रहा है तो ये हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा। और कर्ता के बाद वाचक चिन्ह लगा हुआ है, सिर्फ वाचक चिन्ह का इसमें याद रखेंगे। कर्ता के बाद वाचक चिन्ह नहीं है तो हमारा कर्तवाच्य हो जाएगा, कर्ता के बाद वाचक चिन्ह है तो वो कर्मवाच्य हो जाएगा। अब आते हैं भाववाच्य को समझते हैं इसी तरह दोस्तों। तो भाववाच्य में कहता है कि जब कर्ता के बाद वाचक चिन्ह के साथ साथ, कर्ता के साथ बाद वाचक चिन्ह के साथ साथ कर्म के बाद भी वाचक चिन्ह लगा हो तो वह भाववाच्य हो जाएगा। कर्ता के बाद वाचक चिन्ह तो लगा ही हो दोस्तों, उसके साथ कर्म के बाद भी वाचक चिन्ह लगा हो तो हमारा भाववाच्य हो जाएगा। अगर कर्म है और कर्म के बाद वाचक चिन्ह लगा है तो हमारा भाववाच्य हो जाएगा। कर्म नहीं है, अगर वाचक चिन्ह लगा है कर्ता के साथ तो भी हमारा भाववाच्य हो जाएगा, क्योंकि उसमें कर्म है ही नहीं दोस्तों। जब कर्म है ही नहीं तो कर्मवाच्य तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। अगर कर्ता के बाद वाचक चिन्ह लगा है और कर्म नहीं है तो भी हमारा भाववाच्य होगा। ये इसमें और याद रखेंगे दोस्तों, वो लिखा नहीं गया लेकिन वो याद रखना। और इसमें ये याद रखना कर्ता के बाद भी होगा, कर्म के बाद भी होगा। कर्म नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर कर्ता के बाद भी है, कर्म नहीं है तो भी वो भाववाच्य ही होगा दोस्तों, ये याद रखेंगे। तो हम लोगों ने समझा किस तरह से, जैसे श्याम से पत्र को पढ़ा नहीं जाता। देखिए श्याम से ये वाचक चिन्ह से लगा, कर्ता कर्म के बाद भी को लगा तो हमारा भाववाच्य हो जाए। सीता से तो से हमारा कर्मवाच्य कर्तवाच्य, कर्ता के बाद लगा है तो हमारा, और किताब के बाद भी वाचक चिन्ह लगा है तो ये हमारा भाववाच्य हो जाएगा। इस तरह से ये 3 पॉइंट याद रखेंगे दोस्तों। वाच्य कभी भी गलत नहीं हो सकता दोस्तों। एग्जाम हॉल में तुरंत देख के आप टिक लगाएंगे, कोई सोचने की ज़रूरत नहीं होगी।
क्या दिया याद रखेंगे दोस्तों कि अगर कर्ता के बाद कोई वाचक चिन्ह लेने लगा तो वो कर्तवाच्य हो जाएगा। कर्ता के बाद कोई वाचक चिन्ह लगा है तो हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा, लेकिन उस वाक्य में कर्म होना चाहिए। अब आगे आते हैं, भाववाच्य में कर्ता के बाद भी वाचक चिन्ह हो, कर्म के बाद भी वाचक चिन्ह हो तो भाववाच्य हो जाएगा। उसमें एक और पॉइंट है, कर्ता के बाद वाचक चिन्ह हो और कर्म हो ही ना तो हमारा भाववाच्य हो जाएगा। तो इतने पॉइंट याद रखेंगे, इससे कोई भी गलत क्वेश्चन हो ही नहीं सकता दोस्तों आपका। तो आइए आते हैं दोस्तों, इससे संबंधित कुछ प्रश्न कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, रवि द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, में वाच्य बताना है आपको। रवि द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, इसमें दोस्तों याद रखेंगे हमने भी पढ़ा था, क्या ट्रिक से क्या पढ़ा था, कर्ता के बाद वाचक चिन्ह हो तो हमारा कर्तवाच्य होगा। इसमें कर्ता के बाद वाचक चिन्ह है और कर्म के बाद वाचक चिन्ह नहीं है तो हमारा सीधे सीधे टिक कर देंगे क्या, कर्मवाच्य। ऐसे ही दोस्तों वहाँ पे टिक करेंगे, एग्जाम हॉल में देख के तुरंत क्वेश्चन में टिक लगा देंगे आंसर में, ऐसे ही। अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, जिस वाक्य में ये दोस्तों भाव लिखा हुआ है, भाव जिस वाक्य में भाव व क्रिया का बोध हो कहलाता है। ये वाक्य गलत लिख लिया दोस्तों, भाव है वहाँ पर, जिस वाक्य में भाव व क्रिया का बोध हो वह कहलाता है कौन सा वाच्य, भाववाच्य कहलाता है दोस्तों। भाव का प्रधानता हो या भाव का बोध हो तो हमारा भाववाच्य कहलाता है। तो ये हुआ दूसरा क्वेश्चन। अब आगे आते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन में, कि कहता है मुझसे उठा नहीं गया, में वाच्य बताना है दोस्तों। ये हमारा जो एक पॉइंट हमने लिखा नहीं वो बताया, वो पॉइंट से है क्वेश्चन ये, मुझसे उठा नहीं जा गया। तो मुझसे कर्ता के बाद हमारा से लगा हुआ है, मतलब वाचक चिन्ह लगा है, तो कर्तवाच्य तो हो नहीं सकता दोस्तों, तो एक पॉइंट ये कट गया। अब कर्मवाच्य की बात करते हैं, तो ये तो लगा हुआ है, लेकिन इसमें दोस्तों देखते हैं कर्मवाच्य है कहीं, कर्म है कहीं इस वाक्य में, तो कर्म है ही नहीं दोस्तों। क्या नहीं उठा, क्या नहीं उठा, क्या हुआ, क्या गया, क्या नहीं है, ये हमारा इससे कोई आंसर निकलेगा ही नहीं दोस्तों। क्या किसे किसको से अगर हम लोग क्वेश्चन करेंगे क्रिया से तो कोई आंसर नहीं निकलेगा, तो हमारा कर्मवाच्य भी नहीं हो सकता दोस्तों। तो बचा कौन सा, भाववाच्य बचा दोस्तों। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, भाववाच्य हो जाएगा। तो ये कर्ता के बाद हमारा वाचक चिन्ह लगा हुआ है और इसमें कर्म है ही नहीं, तो ये भी एक कंडीशन थी, तो हमारा भाववाच्य हो जाएगा दोस्तों। तो ये भी याद रखेंगे, आंसर हुआ भाववाच्य। अब कहता है वाच्य के कितने भेद हैं दोस्तों, हम पढ़ चुके हैं अभी भी। वाच्य के कितने भेद बताए, 3 भेद बताए दोस्तों। कौन कौन से, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये हमारे कर्तवाच्य के भेद हो गए दोस्तों। अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो कहता है मुझसे चला नहीं जाता दोस्तों, ये भी ध्यान दीजिए, मुझसे, मुझ के मतलब करता है, मुझ मतलब मैं से है, करता तो उसमें से लगा हुआ है, मतलब वाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो एक कर्तवाच्य तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। क्या, कर्तवाच्य नहीं हो सकता है। अब चला नहीं जाता, इसमें हम लोग कर्म ढूंढें दोस्तों। कर्म अगर इसमें मिल जाता है तो एक कर्मवाच्य हो जाएगा। अब इसमें कर्म तो है नहीं, क्या नहीं चला जाता, किसको नहीं चला जाता, कोई आंसर मिल रहा है दोस्तों, तो ये हमारा कर्मवाच्य भी नहीं होगा क्योंकि इसमें कर्म नहीं है वाक्य में। अब हमारा कौन सा बचा, भाववाच्य, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा, भाववाच्य हमारा आंसर हो जाएगा, मुझसे चला नहीं जाता। अब आगे क्वेश्चन आता है, मोहन से किताब पढ़ी नहीं जाती, मोहन से किताब पढ़ी नहीं जाती। अब इसमें ध्यान देंगे दोस्तों, मोहन से, कर्ता के बाद वाचक चिन्ह लगा से, तो ये हमारा कर्तवाच्य तो हो ही नहीं सकता। अब किताब क्या है हमारी, इसको क्या नहीं पढ़ी जाती, किताब नहीं पढ़ी जाती। किसे नहीं पढ़ा जाता, किताब को नहीं पढ़ा जाता। किसको नहीं पढ़ा जाता, किताब को नहीं पढ़ा जाता। हमारा कर्ता, कर्म मिल गया दोस्तों, कर्म मिल गया। अब कर्म के बाद देख लेंगे वाचक चिन्ह है नहीं है, तो सीधे टिक कर देंगे इसमें, कर्मवाच्य में। ऐसे क्वेश्चन टिक करेंगे दोस्तों, कर्मवाच्य में सीधे टिक कर देंगे। इसी तरह अब एग्जाम हॉल में करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को, तो 2 मिनट 2 सेकंड में कोई आंसर लगा देंगे, क्वेश्चन का आंसर ऐसे कर देंगे। अब आगे आते हैं दोस्तों, आखिरी एक और कर लेते हैं, रोहित से पुस्तक को देखा नहीं जाता, में वाच्य बताना है हम लोगों को। रोहित से पुस्तक को देखा नहीं जाता। अब रोहित से करता है हमारा रोहित, उसके बाद वाचक चिन्ह लगा, कर्तवाच्य हो नहीं सकता दोस्तों। अब कर्मवाच्य की बात करेंगे तो इसमें कर्मवाच्य ढूंढेंगे, कर्म कहाँ है, क्या नहीं देखा जाता, पुस्तक नहीं देखा जाता। किसको, पुस्तक को, तो हमारा कर्मवाच्य मिल गया दोस्तों, पुस्तक। अब कर्मवाच्य के आगे क्या लगा है, वाचक चिन्ह लगा है दोस्तों को, तो ये हमारा सीधे कौन सा हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। कर्मवाच्य होगा नहीं क्योंकि वाचक चिन्ह लग गया, तो ये हमारा सीधे भाववाच्य हो जाएगा।
2 सेकंड में आप आंसर में टिक लगाएंगे दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग वॉच को ख़त्म कर चुके हैं और एक भी क्वेश्चन एग्जाम हॉल में इससे गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। एक बार अगर आप ये ट्रिक याद रखेंगे तो कभी क्वेश्चन ये गलत हो ही नहीं सकता दोस्तों। तो अब इस वीडियो को आप देखिए दोस्तों, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर कोई भी समस्या होती है इस वीडियो में, कोई भी वाक्य समझ में नहीं आ रहा और अदर कहीं से भी समझ में नहीं आ रहा वाक्य, तो उस वाक्य को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम उसका तुरंत निवारण करेंगे दोस्तों। सरकारी विद्यालय में एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो हमारे चैनल यूजे पाठशाला को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए और उसको आप सबसे पहले देख सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे नए अंदाज में। जय हिंद दोस्तों।